जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। वर्तमान में जो हो रहा है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं होती हैं इतिहास में। सावन का महीना चल रहा है और हमें से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ना अपनी क्यारियों में, अपने गार्डन में कुछ पौधे रोप रहे होंगे, लेकिन केवल शाखाओं को पानी देने से, पौधों को, पत्तियों को पानी देने से काम नहीं चलता, जड़ों तक जाना पड़ता है, खाद वहां देनी पड़ती है। तो किसने खाद कहां दी थी, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान में क्या चल रहा है और उसकी भविष्य में आगे जाकर के परिणति और कैसी कैसे हो सकती है, इसका पता नहीं चलेगा। अभी जो जियो पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो जो बांग्लादेश में हुआ, वो बांग्लादेश में कि पिछले 2-5 साल की कहानी है, या इसका बीज अंकुरण बहुत पहले हुआ था। उस जड़ तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो बात कर रहे हैं कि भारत के अड़ोस पड़ोस में, म्यांमार में, श्रीलंका में, यहाँ डीप स्टेट, ये बातें हो रही हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स है, वर्तमान है। लेकिन इस वर्तमान की जड़ कहां पर है, उस जड़ को नहीं समझेंगे तो मट्ठा नहीं डाल पाएंगे, छाछ नहीं डाल पाएंगे, और तब तक वो खत्म नहीं होगा। ये हमारे देश के लिए जानने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बहुत महत्वपूर्ण बात को महत्व के तरीके से कान लगा करके, जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। आइए बात करते हैं। हमारे साथ एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस समय डीके दुबे जी के रूप में जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो दुबे जी के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप एडवोकेसी के रूप में एक बड़ा जाना माना हस्ताक्षर हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, इतिहास के रूप में धारा 370 से लेकर के जितने भी ऐसे टॉपिक्स आपको मिलते हैं, वहां आप एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। तो जड़ की बात करते हैं दुबे साहब, सीधा सीधा ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि हम लोग अब जब जानते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया भारत का हुआ 1947 में, तो जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो मूल कहां पर था और कनेक्ट कहां हुआ, और उसके बाद में डॉट्स कहां पर आए। 71 की बात भी करेंगे, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना जी। दुबे साहब, ये जो कल बांग्लादेश में हुआ, इसको पुरानी पृष्ठभूमि में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जो 1947 में तय हुआ था, उसको कल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। अब 1947 में क्या हुआ, उससे पीछे अगर जाते हैं तो जिस समय हमारे यहाँ बंग भंग आंदोलन चल रहा, क्योंकि ये बंगाल का मामला है, और उस समय वो बंगाल हुआ करता था, आज का बांग्लादेश भी बंगाल होता था। उसको दो हिस्सों में हम कहते थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो उस समय बंग भंग चल रहा था और बांग्ला को बांटने की जो साजिश चली 1905 में, वो हमने आंदोलन किया और सब कुछ हो गया। उसके बाद 1906 में आगा खां को ढाका से बुलाकर दिल्ली में, या मैं कहूँ कलकत्ते में, गवर्नर जनरल ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। और सबसे पहले भारत में रिजर्वेशन भी मुस्लिम लीग को ही दिए गए थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, कि उनको मालूम था कि मुस्लिम कैरेक्टर कुछ ऐसा है जिसको इस्लाम के नाम से अगर ठीक ठाक कन्विंस कर लिया जाए तो इसको फिर बाकी कोई मतलब नहीं है कि उसको जीत क्या, हार क्या, अच्छा क्या, खराब क्या, परिणाम क्या, मौत क्या, जिंदगी क्या, ये कुछ मायने नहीं रखता इस्लाम में। तो जब आगा खां को बुलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करेगी, कंसेशन दिए गए, तो उस समय लॉर्ड मॉर्ले ने एक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट में कहा था कि आज हमने जो बोया है उसको आने वाला भारत काटेगा। मुस्लिम लीग बनी, चलने लगी, और उनको मालूम था कि मुस्लिम कैरेक्टर क्या है और मुस्लिम लीग क्या कर सकती है। वो चलते चलते मामला जब आगे गया तो जिन्ना जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति वो मुस्लिम लीग की तरफ आकर्षित हुआ 30 के दशक में, बल्कि 40 के दशक में। और जब वो मुस्लिम लीग में गया तो जिन्ना तो चूंकि पढ़ा लिखा आदमी था, उस और नेहरू का अच्छा दोस्त था, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स भी जानता था। तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन शुरू किया। जब हमने आज़ादी की बात कही और उस समय यूएनओ जब बना, तो स्टालिन अड़ गया इस बात को लेकर कि भारत को जब तक उपनिवेशवाद से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक यूएनओ नहीं बन सकता,
क्योंकि यूएन पॉलिसी, यूएनओ जब बना था तो उस समय भी ये पॉलिसी थी कि उपनिवेशवाद संसार से खत्म करना, तभी यूएनओ चल सकता, अदरवाइज नहीं चल सकता, क्योंकि लीग ऑफ नेशन पहले ही फेल हो चुका था और लीग ऑफ नेशन फेल होकर भी वर्ल्ड वार हो गया। तो फिर ज्यादातर बड़े जो डेमोक्रेटिक कंट्री थे, जैसे यूएस था, रशिया था, रशिया में स्टालिन ने यह तय किया कि सबको आजाद करिए तो हम यूएनओ बनाएंगे, तब इंग्लैंड बच पाएगा, नहीं इंग्लैंड खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये पॉलिसी सामने आई तो लगने लगा कि अब भारत भी स्वतंत्र हो जाएगा। तो जिन्ना और गांधी जी, ये दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। गांधी ने सीधा नारा दे दिया कि करो या मरो, और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का नारा दे दिया। जिन्ना को लगा कि ये जो है, जब तक हम इस पर एग्रेशन नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान तो आजाद हो रहा, केवल हिंदुस्तान आजाद नहीं हो रहा, संसार के 125 कंट्री आजाद हो रहे हैं, तो उसमें हिंदुस्तान आजाद होगा, हमारे हाथ में रूल कैसे आएगा। अब जब ये बात होने लगी, पहले क्रिप्स मिशन की, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन की, तो क्रिप्स मिशन में तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कैबिनेट मिशन में उसके बाद पार्टीशन स्वीकार कर लिया गया कि भाई पार्टीशन का हो सकता है। और उससे पहले लेकिन वो जो बन रहा था भारत, वो भारत विद इन इंडिया बन रहा था, मतलब इंडिया के अंदर दो डोमिनियन होंगे। जैसे आज इजराइल के अंदर दो हैं, इजराइल के अंदर दो का मतलब यह है कि एक तो फिलिस्तीन का हिस्सा है और एक इजराइल का हिस्सा है। एक कंट्री होगा, सुरक्षा एक होगी, लेकिन एक तरफ मुस्लिम रहेंगे और एक तरफ यहूदी रहेंगे। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा था कि भाई एक तरफ पाकिस्तान बनेगा और उसमें वो रहेंगे और इधर हिंदू रहेंगे, और वो आफ्टर ऑल एक फेडरेशन बन जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था तब भी यही हो रहा था, क्योंकि BN राव के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फेडरेशन की बात कही थी, और कॉन्स्टिट्यूशन तो आजादी से 6 महीने पहले ही बनने लगा था, 8 महीने पहले ही बनने लगा था। तो यहां पर ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट ये आया कि जिन्ना माउंटबेटन से मिलने जाता है। ये मैं बता रहा हूं, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट, माउंटबेटन ने जो अपने राष्ट्राध्यक्ष को चिट्ठियां लिखी, उनका एक कलेक्शन हमने किया था। वो माउंटबेटन जो है, बीइंग ए वॉइसरॉय, बीइंग ए गवर्नर जनरल, चिट्ठी लिखता था। एक चिट्ठी अपने महारानी को लिखता था, मतलब सिंहासन को लिखता था, और एक अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखता था। तो हर 15 दिन पे एक इस तरह की चिट्ठी जाती थी। उसमें वो कहता है कि जिन्ना मेरे पास आए, जिन्ना ने मुझसे कहा कि भाई हमको आपने सत्ता जो है वो मुसलमानों से ली थी, मुसलमानों को वापस दो। यानी कि 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से ली थी, अब आप जा रहे हो 90 साल बाद, तो हमको सत्ता वापस दो। आप स्टेटस को जब मेंटेन करने की बात करते हैं तो स्टेटस को तो वो हुआ ना जो बहादुर शाह जफर है। हालांकि नहीं कहता वो कि बहादुर शाह जफर भी उस समय पेंशन भोगी था। 1857 में बहादुर शाह जफर भी पेंशन भोगी था मराठों का, लेकिन ओवरऑल बादशाह तो वही था, मतलब ऑन पेपर्स अंग्रेजों की उसमें। तो वो कहता है कि आप जो है वो हमको देकर जाइए। तो इस बात का रिप्लाई ये आता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स देश में बदल चुका है और ये संभव नहीं। तो वो कहता है मेरे पास एक उपाय है, और उपाय ये है कि आप हमें भूमि का एक टुकड़ा दे दीजिए, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। मतलब हिंदुस्तान के अंदर आप दो डोमिनियन बनाने की बजाय हमको अलग भूमि दे दीजिए जहां से हम सशस्त्र सेनाएं तैयार कर सकेंगे। और चूंकि उस समय तक माहौल वही था कि हमला करो, युद्ध करो, जीत लो, ले आओ, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। तो उसको कहा कि हम जो है पाकिस्तान अगर हमको मिल जाता है तो हम जीत लेंगे। अब ओरिजिनल पाकिस्तान कौन सा था? जब ये सहमति बन गई कि हाँ मतलब पार्टीशन थ्योरी आ गई है, 2 नेशन थ्योरी आ जाएगी, तो ओरिजिनल पाकिस्तान तो आज का बांग्लादेश था, क्योंकि मुस्लिम लीग वहीं से बनी थी, बांग्लादेश वहीं से शुरू हुआ, बंग भंग का आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, आगा खां वहीं से था, सब कुछ वहीं था, ढाका उसका केंद्र। टर्म बोल रहे हैं आप ओरिजिनल पाकिस्तान, ये इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, ओरिजिनल पाकिस्तान वही है। ये 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे और उस स्टोरी को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ओरिजिनल पाकिस्तान तो बांग्लादेश था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। तो पाकिस्तान जब बना तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। वेस्ट पाकिस्तान इसलिए खासतौर से लिया गया, हालांकि मुस्लिम आबादी पंजाब में ठीक थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के पीछे इसलिए पड़ा गया कि मुस्लिम कंट्रियों के साथ कंटिन्यूएशन बन जाए किसी तरह से। जी, हो ये भी सकता था कि ये पूरी आबादी पूरा बंगाल ले लेते और उसमें शिफ्ट कर लेते, मतलब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों ले जाते, क्योंकि बंगाल ही केंद्र था।
वो बिल्कुल। पूरा वहां ले जाते और वहां शिफ्ट कर लेते, असम ले लेते। असम में भी मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हिस्सा जो आज ईस्ट पाकिस्तान, या हम लोग ईस्ट बंगाल कहते थे उस समय, और वेस्ट बंगाल यानी कि मुस्लिम कंट्रियों के साथ कंटिन्यूएशन, क्योंकि जिन्ना का उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान को फतेह करना है और इसको इस्लामिक शासन के तहत लाना है। तो उसने रोड मैप बनाया, और वो रोड मैप में उसने दोनों तरफ तो पाकिस्तान लिया, तीसरा प्रिंसली स्टेट का था। तो प्रिंसली स्टेटों के विषय में उसने जबरदस्ती माउंटबेटन को एग्री किया, जबकि कांग्रेस एग्री नहीं थी, कि रूलर विल डिसाइड। कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था कि पीपल विल डिसाइड को कहां जाना है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। लेकिन जिन्ना ने जबरदस्ती करके कहा ना, द रूलर विल डिसाइड। और उसका मामला यह था कि 100 के लगभग नवाब बैठे हुए थे, तो उसको लगा प्रिंसली स्टेट्स में अगर 100 नवाब हमको मिल जाएंगे तो हिंदुस्तान में 100 पाकिस्तान हमको मिलेंगे अंदर, और 2 पाकिस्तान हमारे पास हैं ही, ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान। तो अंदर जब हम बैठ जाएंगे तो हिंदुस्तान में जब रिवोल्ट करना चाहेंगे, तो हम दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं, वो हम आसानी से कर सकते हैं। जब माउंटबेटन की बैठक हुई प्रिंसली स्टेट्स के साथ 25 जुलाई 1947 को, तो उसमें स्टेट डिपार्टमेंट ने एक कंडीशन रख दी कि यू में गो टू द इंडिया और टू द पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ योर कॉन्टिन्यूअस बाउंड्रीज। तो बाउंड्री अगर कंटिन्यू भारत के साथ करती है तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, और पाकिस्तान के अंदर करती है तो भारत नहीं आ सकते। ये कंडीशन डाल दी गई। अब जिन्ना की पॉलिसी फेल हो गई यहीं पर। अब मुस्लिम रूलर बैठा है तो भी चूंकि उसका बाउंड्री नहीं लगती पाकिस्तान के साथ, तो वो हिंदुस्तान के साथ ही जाएगा, उसकी मजबूरी है। ये उसका प्लान फेल हुआ। फिर वो कहता था कि हमें बीच में एक रोड दे दो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान मिलाने की। फिर वो कहता था कि हमें एयर का रास्ता दे दो बिना वीजा के, बिना परमिशन के। फिर वो कहता था कि हमें वाटरवेज दे दो, हम ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान मिलाएंगे। उसका उद्देश्य था कि बीच से रोड मिलेगी तो हमारी सेनाएं इधर से उधर जाएंगी, तो हम भारत के अंदर अपनी एंट्री मार पाएंगे। अगर आसमान से रास्ता मिलेगा तो एयरफोर्स उनकी काम कर पाएगी, और अंदर 100 पाकिस्तान मिलेंगे, प्रिंसली स्टेट मिलेंगे, तो अंदर कभी भी विद्रोह करके हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। और दो तरफ से, एक तरफ से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हमारे पास होगा ही होगा। वेस्ट पाकिस्तान में उसको इस्लामिक कंट्रियों की मदद मिल जाएगी। ये प्लान उसने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन गड़बड़ी हो गई। ना भारत ने रोड के लिए एग्री हुआ, ना एयरवेज के लिए एग्री हुआ। और जब एग्री नहीं हुआ तो जिन्ना की जो पॉलिसी थी, जिन्ना का जो मूड था कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर ही लेंगे और इसमें इस्लामिक शासन, आज का पॉलिटिकल डिस्कोर्स भले ही अनुमति न दे रहा हो, लेकिन हम कब्जा कर लेंगे और हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम की स्थापना होगी। इस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए 1947 में जम्मू एंड कश्मीर में अनायास हमला हो गया, जबकि उसका अधिमिलन तो हमारे साथ हो चुका था और रूलर डिसाइड करेगा। लेकिन उसको लगा कि केंद्र की जो सरकार है, माउंटबेटन और नेहरू ढीले पड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के अधिमिलन को लेकर। इसका मतलब ये हो गया कि हम जम्मू कश्मीर में अगर हमला कर दें, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, तो जम्मू कश्मीर हमको मिल सकता है। ये विचार उसका उन प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी था, हैदराबाद जैसे, जिनमें उसको लगता था मुस्लिम आबादी है, हम अगर हमला करेंगे तो मुस्लिम आबादी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी और फाइनली हम कब्जा कर लेंगे। और जम्मू कश्मीर में हुआ भी भाई। जो मुस्लिम रेजिमेंट राजा की थी वो चली गई पाकिस्तान के साथ, मतलब कबायलियों के साथ। राजा ने भेजा फ्रंट करने के लिए और वो उधर से हमारे खिलाफ ही युद्ध लड़ने लगे जी। तो जो वो जिन्ना के दिमाग में था वो बिल्कुल उसका वेल प्लान था और वो करने लगा। दूसरी बात, जम्मू एंड कश्मीर का मामला यूएनओ चला गया, माउंटबेटन ने भेज दिया, नेहरू जी के दिमाग में नहीं आया और वो फंस गया हिस्सा 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद उन्होंने 65 का युद्ध इसलिए किया क्योंकि 62 का युद्ध हम हार चुके थे। तो उनको लगा शास्त्री जी ये बैठ गए हैं और शास्त्री जी की पर्सनालिटी को वो जज नहीं कर पाए, और उनको लगा कि अभी चाइना से युद्ध हारे हुए हैं अभी, इसलिए हिंदुस्तान पर जो हमारी पॉलिसी थी, जो हमारा विचार था 47 का, वो हम कर लेंगे। तो 65 में युद्ध कर दिया उन्होंने। 72 का युद्ध तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का था। 71 का तो हमारा नहीं था, वो हमारा कोई रोल नहीं उसमें। हमारा रोल तो सिर्फ इतना था कि कांग्रेस टूट गई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में,
ठीक है। इंदिरा गांधी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कांग्रेस के दो धड़े थे। तो इंदिरा गांधी तो जबरन कूद पड़ी, और कूद इसलिए पड़ी क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान ने उस समय एक मुकदमा किया। उस मुकदमे में उन्होंने क्लेम किया कि हमारे ईस्ट पाकिस्तान में कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, हमें भारत के ऊपर से निकलने का अधिकार है। भारत सरकार ने उनको जाने नहीं दिया। तो फिर उनके जो जहाज थे वो खाड़ी होकर आएंगे, श्रीलंका पार करके, और खाड़ी से घुसेंगे। तो बहुत लंबा फ्यूल कौन देगा, बिल्कुल। कहाँ व्यवस्था होगी, कैसे होगा। तो उन्होंने यहां से सीधे हमारी तरफ प्रवेश करवाया और हमने उनको गिरा दिया। जैसे ही हमने गिराया तो वो फ्रंट खुल गया कश्मीर वाला। फिर इंदिरा गांधी चूंकि कांग्रेस से ही परेशान थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का फ्रंट खोल दिया और मुजीबुर रहमान की मदद कर दी। मुजीबुर रहमान की मदद करने का मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान रसद और सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको लंका पार करके आना होता था। तो फिर वो उनके 90,000 सैनिक फंस गए वहां, और हमारी सेनाएं घुस गई थी। युद्ध शुरू किया पाकिस्तान ने, और आईसीएओ में वो हार गए थे। आईसीएओ ने उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया था कि भाई भारत की टेरिटरी से आप कैसे निकलेंगे, वो सॉवरेन कंट्री है। सिविल एविएशन तो हो सकता है, लेकिन वॉर एविएशन कैसे हो सकता है। तो फिर वो फाइटर जेट तो हमने जाने नहीं दिया। नतीजा निकला कि जो जिन्ना ने 47 में बनाया था कि दोनों तरफ से हमला करके हिंदुस्तान को कब्जा कर लेंगे, तो पहली तो फेल हुई। स्टेट डिपार्टमेंट ने जब 100 पाकिस्तान नहीं बनने दिए अंदर जी, फेल हुई उनकी 65 में, जो वो हमको गलत आंक गए थे। और तीसरा 71 में जब बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब ओरिजिनल पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर जिन्ना तो बिल्कुल ही फेल हो गया। जिन्ना तो बिल्कुल फेल हो गया। हालांकि वो मुजीबुर रहमान ने जब नया कंट्री बनाया, तो उन्होंने उसको सेकुलरिज्म का वाला देना चाहा, और उनको लगा कि हम सारे कंट्रियों के बीच में फंसे हुए हैं, मतलब 3 तरफ से इंडिया है, तो हम तो फंसे हुए हैं चारों तरफ से। एक तरफ समुद्र रह जाता बंगाल की खाड़ी, तो भारत के साथ चलने में ही हमारा भला है, नहीं तो पाकिस्तान हमको फिर कुचल देगा। तो मुजीबुर रहमान दूसरे रास्ते पर चल दिए, भारत के साथ चल दिए। वो छद्म था, अस्थाई था, स्थायी नहीं था, क्योंकि पॉलिसी हिंदुस्तान पर कब्जा करने की है, सीधी दारुल इस्लाम स्थापित करने की। अब जब 71 में बांग्लादेश बन गया, तो बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट के दिमाग में यह बात आई कि ये तो गलत हो गया साहब, हिंदुस्तान फतेह करने का तो प्रोजेक्ट ही कहीं चला गया। भाई जब 2 पाकिस्तान बन गए, अंदर भी हम हैदराबाद और ये वो सब रियासतें नहीं ले पाए, तो ये तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने छद्म युद्ध शुरू कर दिया। छद्म युद्ध से मतलब आतंकवाद शुरू कर दिया, और अभी बांग्लादेश में वो सेंटिमेंट बन नहीं पाया दोबारा कि वो पाकिस्तान के साथ होकर हिंदुस्तान पर कब्जा करते। जैसे ही शेख हसीना ने वो रिजर्वेशन लागू किया 71 के युद्ध वाला, कि भाई वो फ्रीडम फाइटर, तो फंडामेंटलिस्ट को ये सबसे ज्यादा बुरा लगने वाला था, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम हुई वो उसको मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि तुमने तो विच्छेद कर दिया, हम हिंदुस्तान कब्जा करना चाहते थे, और तुमने 2 देश बना दी, तुमने तो पॉलिसी फेल कर दी। तो एक ग्रुप शेख मुजीबुर रहमान को दोषी मानने लगा कि भाई इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इसीलिए उनकी भी गोलीकांड हुआ, हत्या हुई। फाइनली शेख हसीना और खालिदा जिया सामने आ गई। शेख हसीना पिछले 15 साल से किसी न किसी प्रकार से रूल कर रही हैं, और खालिदा जिया जेल में है। खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान है, शेख हसीना प्रो हिंदुस्तान है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो सीधी सी बात है, फंडामेंटलिस्ट जो 47 से प्रतीक्षा कर रहे थे, 71 में पॉलिसी, 71 में पॉलिसी फेल हो गई, उनको 2024 में ठीक ठाक अवसर मिल गया, और उन्होंने उसका विरोध करते करते इस स्टेज पर आ गया कि उन्होंने शेख हसीना को ही निपटा दिया। बदला लिया 1971 का, और शुरुआत इसी बात से हुई कि 1971 के फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो तो देश तोड़ने वाले थे। बिल्कुल, वो तो हिंदुस्तान को फतेह करने का पूरा प्लान फेल करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए जब सीएए का नंबर आया,
तो भारत, हाँ, इसके बीच में एक कड़ी छूट रही है, वो ये है कि 1948 में नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, कुछ ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे, हम उनको यहां संरक्षण देंगे। बिल्कुल। अब जब नेहरू ने रेजोल्यूशन पास कर लिया, मतलब कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर लिया, और मुसलमान जो यहां रुकना चाहते हैं, जो भारत हैं, वो यहां रुक सकते हैं, ये बात कांग्रेस ने एग्री कर ली पार्टीशन होने के बावजूद, तो फिर मुसलमान यहां रुका। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे हमारे। जो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कि पूरे हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, मुस्लिम लीग के किसी भी सदस्य ने 2-3 बैठकें तो की नहीं, आए नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किया कि जब तक पाकिस्तान नहीं दोगे तब तक हम नहीं चाहते। और जैसे ही 2 नेशन थ्योरी आई और पाकिस्तान के निर्माण की बात आई, वैसे ही तीसरी बैठक में वो सब हाजिर हो गए। और अब वो हिंदुस्तान का संविधान बना रहे थे जो पाकिस्तान मांग रहे थे। पाकिस्तान की डिमांड की वजह से वो हमारे संविधान सभा में बैठ नहीं रहे थे, अटेंडेंस नहीं दे रहे थे कि हमें तो स्वीकार ही नहीं है, ये हमें पाकिस्तान चाहिए। और अब वो पाकिस्तान मांगते मांगते जब पार्टीशन थ्योरी आई, वैसे ही ये यहां संविधान बनाने लगे। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र रहा होगा। फिर नेहरू लियाकत समझौते की बात आ गई, तो उधर से लियाकत अली भेजे गए, वो प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में नेहरू जी ने जो पार्टीशन के बाद जिनको सबको जाना था उनको रोकना और उधर हिंदुओं को रोकना, ऐसा एक एग्रीमेंट कर लिया जिसको नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं। उनकी पॉलिसी ये थी कि अगर हिंदुस्तान में हम मुसलमान रोक लेंगे तो जिस दिन दोनों तरफ से हम हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, उस दिन हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बैठे हुए लोग हैं वो मिलकर अंदर विद्रोह करेंगे, हम दोनों तरफ से हमला करेंगे और फाइनली हिंदुस्तान को हम कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। जानबूझकर हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जानबूझकर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में, जानबूझकर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में लोगों को डाला गया। हालांकि गांधी उस चीज को बचा ले गए क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिना उधर मुस्लिम लीग, और पार्टीशन थ्योरी आई तो इनका ख्वाब तो ये था कि इधर मौलाना आजाद प्रधानमंत्री बनेंगे और उधर कायदे आजम चले, तो सब हम कर लेंगे बाद में सब एक। लेकिन गांधी जी अड़ गए और उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद को बदलना चाहिए, अब नया कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का नंबर आ गया था, तब नेहरू को चुना गया था। और वो प्रक्रिया हम लोगों को मालूम ही है, उनके स्टेटों ने वोट दिया था और बाद में वो वोट नेहरू जी को एक ही वोट मिला था और किस प्रकार से जबरदस्ती जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो मौलाना कलाम को रोकना गांधी जी की उपलब्धि है, नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो चुका होता। मौलाना आजाद की किताब का जो आखिरी चैप्टर बाद में जोड़ा गया, जो वो लिख गए थे कि आप 85 के बाद जोड़िएगा, उस चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो वो बताता है कि हमने क्या क्या किया और हम कैसे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करेंगे। ये मौलाना आजाद की अपनी किताब में है, और ये वो कह गए थे कि चैप्टर बाद में जोड़ा जाए हमारे मरने के इतने साल बाद, और वो वसीयत में लिख गए थे, क्योंकि वो 47 में 50 में खुलना नहीं चाहिए था, वो खुलना था 80 के दशक के बाद, क्योंकि प्लान ये था कि 80-85 तक हम हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना लेंगे। कैसे? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बीच में प्रिंसली स्टेट, और प्रिंसली स्टेट नहीं तो हमारी आबादी, बिल्कुल, ये मिलकर हम हिंदुस्तान को, और कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लचीला बनाना है कि वो हार्डकोर ना रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आदमी डाले गए, इसीलिए जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटियां जारी रखी गई, इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने पूरा प्लान बनाया था पाकिस्तान का वो भी जिंदा रखी गई। फिर मौलाना आजाद ने एजुकेशन मिनिस्ट्री ले ली, और फिर उन्होंने एजुकेशन में भी वही लचीलापन कि लोग ही ना तैयार हो पाए जो हिंदुस्तान को बचा सकें, मेंटली कमजोर हों, वो सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। अब शेख हसीना को जैसे ही उनको मौका मिला फंडामेंटलिस्ट को, वैसे ही पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के कनेक्शन दिखाई दे गए, और शेख हसीना बाहर हो गई। खालिदा जिया जो प्रो पाकिस्तान है उसको निकालकर फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो उसको जेल से निकालकर बनाएंगे, नहीं तो फिर वो सेनाध्यक्ष बैठेगा, और पाकिस्तान जैसा हाल वहां भी हो जाएगा। दोनों सेनाध्यक्ष मिलकर हिंदुस्तान के अंदर की आबादी और बाहर की आबादी, मतलब बृहत्तर भारत
के जो 3 कंट्री, इनमें कैसे पूरे हिंदुस्तान को 1857 पर ले जाया जाए और उसको कैसे बिठाया जाए बहादुर शाह जफर के वंशजों को, ये पूरा प्लान था। इसका एग्जीक्यूशन कल हुआ है। हम्म। अब बहुत समझिए कि खालिदा जिया हिंदुस्तान में आई, जब सीएए में हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं की बात आई थी तब किसी ने विरोध नहीं किया, तब सबने विरोध किया कि हिंदू क्यों कैसे आ जाएंगे। खालिदा जिया और उनके लोग यहां पर आए तो कोई विरोध करने वाले नहीं था। आज सुबह से कोई विरोध करने वाला तो होता, सही बात है। किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई ठीक है आ गई, क्योंकि हिंदुस्तान तो सबकी शरण स्थली है, जितना मुसलमान चाहो, ईसाई चाहो, जो चाहो सब लाकर हिंदुस्तान में ढोक दो, लेकिन हिंदू मत आने देना, हिंदू को नहीं मारना। अब इसको जो 47 की पॉलिसी है, उसको अगर 2 दिन से आप देखोगे तो जैसे ही खालिदा जिया, जैसे ही शेख हसीना फ्लड किया है, वैसे ही वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल 300 से ज्यादा मंदिर टूट गए, ऐसी खबर है भाई वो इस्लाम वर्सेस इस्लाम का था। खालिदा जिया बनाम शेख हसीना है, उसमें हिंदू से क्या मतलब है। लेकिन उद्देश्य ये था कि पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को और पाकिस्तान के हिंदुओं को जब तक जीवित रखा जाएगा तब तक वो सफल नहीं हो सकते, इसलिए उनको मारना है। तो वो पहले वहां हिंदू मार रहे हैं, क्योंकि हिंदू वोट जो है वो शेख हसीना का वोट है। अब इस पर, इसके आगे जो बात दिमाग में आती है वो ये आती है, 4-5 मिनट में मैं उसको बताऊंगा। वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर के पॉलिटिशियंस को ये बात समझनी चाहिए कि खालिदा जिया और शेख हसीना मुस्लिम होते हुए जिन्होंने अलग देश बनाया, जिनके बाप ने कुर्बानी दी, उनको भी फंडामेंटलिस्ट ने माफ नहीं किया। तो आज जो भारत में इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं कट्टरपंथियों को, क्या वो इनको माफ करेंगे? नहीं करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि तस्लीमा नसरीन ने सुबह लिखा है, तस्लीमा नसरीन ने सुबह लिखा है, उन्होंने कहा ये जो परिणाम हो रहा है, ये परिणाम तो उनकी वजह से हुआ ना, शेख हसीना ही तो पाल रही थी। एक तरफ हिंदू वोट के लिए सेकुलर चेहरा दिखा रही थी, दूसरी तरफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को रोका नहीं जा रहा था। जिस समय इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वहां मैच्योर हो गए, उन्होंने उखाड़ फेंका। तो सवाल यह था कि शेख हसीना उनका इस्तेमाल कर रही थी कि वो शेख हसीना का इस्तेमाल कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो अब वही वाइसी वर्सा यहां पर ममता बनर्जी फंडामेंटलिस्ट का इस्तेमाल कर रही है या फंडामेंटलिस्ट ममता बनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं? फंडामेंटलिस्ट केजरीवाल का इस्तेमाल कर रहे हैं या केजरीवाल फंडामेंटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? फंडामेंटलिस्ट का एक सीधा फार्मूला है, या तो इस्लाम की सत्ता हो जाएगी, मतलब सत्ता हो जाएगा इस्लाम, और या फिर इस्लाम सत्ता के साथ हो जाएगा। सत्ता के साथ हो जाएगा तो इस्लाम के विरुद्ध सोच ना सके, हमको अवसर मिले और हम बड़े हो जाएं। और अगर वो जब बड़ा हो जाएगा तो कोई बैठा हो सत्ता गिराकर बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा? अकबर बीमार पड़ा, जहांगीर मिलने गया, और मिलकर जब बाहर निकला तो बोले बादशाह आलम तो चले गए और हमको बादशाह बना गए। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। जहांगीर से लेने के लिए खाना आया जो उसका गुरु था, उसको उसने मार दिया, बोले सत्ता सर्वोच्च है। जहांगीर के बेटे शाहजहां ने नूरजहां को कैद किया लाहौर के किले में, शाहजहां की भी उसने ही बजाई और वो जहांगीर की भी। और शाहजहां जब सत्ता में बैठा तो उसके बेटे ने भी वही किया जो शाहजहां ने किया। तो क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसमें औरंगजेब अपने बाप और भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। तो ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये लालू प्रसाद, ये अखिलेश यादव, ये कौन से खेत की मूली हैं? ठीक बात है, वेरी राइट। तो आगे बांग्लादेश के प्रकरण से कम हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को यह समझ जाना चाहिए कि वाकई में ये फंडामेंटलिस्ट किसी के नहीं है, इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता के बाद कत्लेआम। बहुत आपने इंटरेस्टिंग चीज बता दिया। और अगर ऐसा नहीं होता
तो ये जो खाड़ी के देशों में चल रहा है, आपस में बेमनस्ता है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस्लाम इस्लाम एक होता तो क्या। और इस्लामिक आधार पर अगर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना होता तो बांग्लादेश अलग क्यों होता। और जो फंडामेंटली इस्लामिक आधार पर उसको बटा देखना चाहते थे तो वो शेख हसीना को क्यों बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो तो उनका उद्देश्य तो हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ ये हिंदुस्तान को भी सबक देने वाला है, हिंदुस्तान को अलर्ट रखने वाला है, हिंदुस्तान के आगे की पॉलिसी तय करने वाला है कि भारत में घर वापसी करवानी है, कठोरता से करवानी है, क्या निर्दयता दिखानी है, या फिर ऐसे ही उनको समय देना है ताकि वो इस स्थिति पर पहुंच जाएं कि वो बांग्लादेश का प्रकरण भारत में भी दोहरा दें। क्योंकि वो 71 से सिर्फ इंतजार कर रहे थे, जिस दिन उनको लगा कि अब हो सकता है तो उन्होंने कर लिया। पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, बस अच्छा ये हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने पाकिस्तान को पैदल करने की विधि ढूंढ ली। आज अगर पाकिस्तान ठीक स्थिति में होता तो बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद ये भारत पर हमला हो चुका होता दोनों साइड से। और भारत के अंदर जो उनके लोग बैठे हुए हैं, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, जो अतिवादी हैं, वो उनका साथ दे रहे होते और देश की हालत क्या होती सोच लीजिए। तो शुक्र है भगवान ने नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया 2014 में, उसका परिणाम ये निकला, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता। तो मेरा मानना ये है कि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये ऐतिहासिक जो उनकी पृष्ठभूमि थी उसकी ही वो कड़ी है जो बीच में 71 में टूट गई थी। जी, आपने इतनी सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं दर्शकों के लिए। मेरे मन में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। आपने जो बताया कि इतिहास के सबक लेना चाहिए, आप अब कम से कम सबक लेना चाहिए, क्योंकि आपने अकबर से लेकर के औरंगजेब तक का बताया। तो अगर लोग जो है वो तब से सबक नहीं ले पा रहे हैं तो अब से क्या सबक ले ले दुबे साहब? अब आप ये जो हमारा आपका डिस्कशन है जितना फैला लीजिए उतना लोगों को समझ आने लगेगा। भारत की समस्या, भारत की समस्या है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। या तो इंफॉर्मेशन की कमी है या फिर इंफॉर्मेशन है तो गलत है जी। तो करेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही भारत का सोल्यूशन है। अभी हमारे पास इतनी आबादी है कि करेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर सही से हो जाए तो हम फिर पलटी मरवा सकते हैं। ठीक है। एक आपने 47 के बारे में जब बार बार कहा तो जिन्ना का नाम आपने हर बार लिया कि जिन्ना का ये था, जिन्ना का ये था, और दूसरी तरफ आपने कहा कि भारत ने ये नहीं किया। तो उधर हम व्यक्ति पर चल रहे हैं जिन्ना पर, इधर भारत पर चल रहे हैं। तो भारत में अगर व्यक्ति को लेकर के आए तो आप किनका नाम लें? नहीं, भारत में व्यक्ति देखिए, हम, मेरा मानना है कि हमने, हमारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि एक कम मस्तिष्क वाले को बिठा दीजिए सत्ता में, मूर्ख को मत बिठाइए। ठीक, सही बात। कम इंटेलेक्चुअल को सत्ता में बिठा दीजिए, मूर्ख को बिठा देंगे वो सब बहा देगा। लेकिन इसमें जो सोचने की बात है वो नेहरू माउंटबेटन की चर्चा भी हम कर लेते हैं 2 मिनट में। जब ये तय हो गया कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनेंगे, वोटिंग हो गई और सब तय हो गया, तो नेहरू जी माउंटबेटन के पास गए। माउंटबेटन ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा कि नेहरू जी मेरे पास आए और नेहरू जी ने ये आग्रह किया कि मेरा तो कैरियर खत्म हो गया। तो माउंटबेटन ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ कैरियर को। तो उन्होंने कहा कैरियर ये कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये तो देश तुम्हारा तय करेगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक सुझाव है, ये नेहरू जी का है, कि अगर मैं कांग्रेस तोड़ दूं तो, और आपको तो कांग्रेस को ही सत्ता ट्रांसफर करनी है, तो आप कांग्रेस तोड़ दूं तो मेरी कांग्रेस को कर दो। ये चिट्ठी लिखी है अपने माउंटबेटन ने कि नेहरू हमसे मिलने आए और ये हुआ। तो उसने पूछा अपने प्रधानमंत्री से कि आप बताओ अगला डिस्कोर्स क्या हो, ये हमारे पास ऑफर है नेहरू की तरफ से। ये बात लीक हो गई। लीक होने के बाद कांग्रेस ने संभवतः ये तय किया गांधी जी के नेतृत्व में कि नेहरू कांग्रेस तोड़कर प्रधानमंत्री बने तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर तो सभी चला जाएगा, सारे मंत्री नए बनेंगे, सब कुछ नया होगा। लेकिन अगर इसी कांग्रेस में नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए तो, ठीक बात है, और उप प्रधानमंत्री बना दें हम उनको, पटेल को, तो ये एग्री हो गया, एग्री कर लिया गया कि भाई इनको प्रधानमंत्री का शौक है, इसके चक्कर में ये देश भी तोड़, मतलब पार्टी भी टूट सकती है और फिर ये अलग हो गए तो हिंदुस्तान पूरा ही चला जाएगा। तो एक काम करो, इनको प्रधानमंत्री बना लेते हैं और बाकी कैबिनेट कांग्रेस की बनी रहने देते हैं, तो कम से कम हम कुछ कर तो पाएंगे, इनको चारों ओर से बांध तो पाएंगे।
और उसका परिणाम निकला कि पटेल जब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में बैठे तो उन्होंने 600 रियासतें इकट्ठी कर ली। बिल्कुल। और एक रियासत केवल नेहरू जी के हाथ में थी, वो थी जम्मू कश्मीर, और उसका हाल आपने देखा क्या हुआ। तो 562 अगर नेहरू जी के पास होती तो क्या होता सोचो। तो जिन्ना जो चाहता था वो 100% हो जाता हिंदुस्तान के एक छोटा सा अंदर। प्रश्न और लेकर के, और उसके बाद में इसको पूरा करेंगे, हम लोग बहुत लंबा नहीं करेंगे। 71 में जब बात की 90,000 सैनिकों की, तो जो कई बार ये बात आती है कि 90,000 सैनिकों से भारत को लाहौर ले लेना चाहिए था, डिप्लोमेटिक हार गया, तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट, क्योंकि आपने इस्लाम वर्सेस इस्लाम अभी बोला, और दो आपस में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई थी, भारत कहीं था नहीं, तो 90,000 से कैसे करते हैं इसका मतलब? नहीं, अब उसको समझिए, जब हम कूद ही पड़े युद्ध में, तो इंदिरा गांधी तो कांग्रेस की एक्सक्लूसिव लीडर बन गई। एक लाभ ये हुआ उनको, जो दो कांग्रेस थी, पार्टी अलग और इंदिरा अलग, तो वो एक कांग्रेस हो गई। ये तो उनका पूरा उपलब्धि हो गई कि भाई इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और कांग्रेस इंडिया, वो सब चल गया। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी के अंदर भी कहीं ना कहीं, और हमारी सेना और लोगों के अंदर हिंदू हृदय तो है ही। जब शिमला में समझौता करने बैठे तो उनका जब प्रतिनिधिमंडल आया ये भुट्टो की अध्यक्षता में, तो उसने ये कहा कि देखो हम 90,000 पहले ही गवा चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान भी गवा चुके हैं, अब अगर आप जम्मू कश्मीर भी हमसे ले लोगी तो हमें तो लोग मार ही डालेंगे। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर को पेंडिंग में रखते हैं और हम बैठकर इसको धीरे से आपको देंगे, धीरे से देंगे, तरीके से दे देंगे वो। लेकिन अभी हम लोग बायलैटरल कर लेते हैं कि हम बैठकर तय कर लेंगे भविष्य में। अभी फिलहाल केवल इतना रहने दो कि हमारी जमीन वापस कर दो और हमारे सैनिक हमको वापस कर दो। इंदिरा गांधी इतनी अंधी हो चुकी थी कि हमारे सैनिक जो पाकिस्तान के कब्जे में थे उनको छुड़ाने का होश नहीं रहा। उनके 90,000 छोड़ दिए, और वो जो टेरिटरी हमने जीती थी वो भी वापस कर दी, और जो टेरिटरी जबरदस्ती इलीगली पाकिस्तान ने कब्जा कर ली थी वो भी हमने वापस नहीं मांगी, क्योंकि वो हिंदू हृदय एक ऐसा था कि उन्होंने कहा अरे भाई अभी तो मर जाएगा ये भुट्टो, क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको थोड़ा लिस्पेंडेंस करते हैं, चलो ठीक है यही मान लेते हैं फिर, लेकिन सही से रहना। ये वही गलती थी जो कभी पृथ्वीराज चौहान ने की थी, जी, जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी गौरी गौरी को छोड़कर, वही गलती इंदिरा गांधी ने उस समय कर दी, वो टेरिटरी उनको देकर। अन्यथा लाहौर तक हम पहुंच गए थे, पाकिस्तान हम ले ही सकते थे, मतलब जम्मू कश्मीर हम ले ही सकते थे, और उसके बाद हम अगर चाहते तो उनके और जो 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 हमारे मसालात हैं वो हम सॉल्व कर लेते। लेकिन हमने ये सोचकर कि ये बेचारे मर जाएंगे, ये बेचारे, इनको भी तो मुंह दिखाने के लिए चाहिए ना पाकिस्तान में, चलो अच्छा ठीक है तथास्तु बाद में देखेंगे, हरा तो यही है, अब जब चाहे तब सही कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। वो तो जब फंडामेंटली बने ही इसलिए थे कि उन्हें हिंदुस्तान फतेह करना है, तो वो केवल एक कदम पीछे का था और कुछ नहीं था। वो आज अभी कल 2 दिन से ये दिखाई बात दे रहा है। और दर्शकों को समझ आनी चाहिए कि ये बात सिंपली दर्शकों को समझ जानी चाहिए कि एक ही पॉइंट है दारुल इस्लाम, उसके लिए वो उन्हें जो करना है वो लगातार करते आ रहे हैं, पिछले 1400 सालों से करते आ रहे हैं, कभी रुकेंगे नहीं। मैंने एक वीडियो में बोला था दुबे साहब कि मॉडरेट जब भी मुस्लिम होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, तो जरा उससे हमें समझ लेना चाहिए, उसके हमें समझ जाना चाहिए कि जब भी वो मॉडरेट हो रहा है तब आपके साथ में क्या होने वाला है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लेके आऊंगा कि अब आगे क्या होने वाला है। 2019 में अगर 240 जैसा मामला हुआ होता तो शायद जो 2024 में बांग्लादेश में हम देख रहे हैं ये आप 2019 में भी देख सकते थे। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि भारत में जो क्या चल रहा है, भारत में कितनी सत्ता मजबूत है, कितनी सशक्त है, उसका परिणाम हम देख रहे हैं, और वो परिणाम आगे क्या होगा वो देखे जाइए। और अभी तो बस आपने जो मिस इन्फॉर्मेशन की बात करी और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करी, तो आई होप कि हमारे दर्शक इस बात को समझ लेंगे एग्जैक्टली। और आपके अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस में कितने पाकिस्तान है, उन सबको भी जरा समझ लीजिए ठीक तरीके से, क्योंकि आपको अपना घर भी बचाना है। और उसके लिए सत्ता की बात करें, घर की बात करें, अपने आप को सशक्त होने की बात करें, वो कैसे करें वो आप पर भी निर्भर करता है। इस तरीके के डिस्कोर्स आपको लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बहुत धन्यवाद दुबे जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और जड़ खोदने वाली जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। जय श्री राम, प्रणाम।
धन्यवाद।